अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चलिए कि लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। तो पांचवा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 5। तो इस चैप्टर को हम आगे लेके आनवर्ड चलेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा जो कल टॉपिक हमने पढ़े थे जिसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम शामिल हैं, तो आज हम टॉपिक्स को फर्दर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और आगे थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है जी। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा था। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ लास्ट लेक्चर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली होता क्या है कि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर डायनामिक्स में मूव करती है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो उस बॉडी की जो रेजिस्टेंस होती है ना, ये बस रफली समझ लें कि उसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, आपको इस तरह इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी इस तरह रिलेट कर सकते हैं जिस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा था। अभी हम सर्कुलर डायनामिक्स की बात नहीं कर रहे। कोई भी ऑब्जेक्ट जब लीनियरली मूव कर रहा होता है तो उस पर न्यूटन लॉस वैलिड होते हैं। ठीक है, सीधी मूव करती हुई बॉडी के ऊपर न्यूटन लॉस को हम वैलिड कर सकते हैं। इसमें सबसे जो मेन इक्वेशन है वो ये वाली है, F इज इक्वल टू एम ए। मतलब जितनी हम फोर्स लगाते जाएंगे उस ऑब्जेक्ट में उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसके अंदर मेन फैक्टर क्या आ रहा है, मैस आ रहा है। तो जितना ज़्यादा मैस होगा ऑब्जेक्ट का उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जितना थोड़ा मैस होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा होता है तो उसमें हम मैस को काउंट करते हैं। ठीक है, कि मैस जितना कम होगा ऑब्जेक्ट का उतना उसका एक्सेलरेशन तेज होगा, और जितना उसका मैस जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब मैस ज़्यादा एक्सेलरेशन कम, और मैस कम तो फिर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अच्छा, लीनियरली हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन जब एक सर्कुलर डायनामिक्स में ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो उस वक्त हम मैस की बजाय एक ओवरऑल क्वांटिटी का जिक्र करते हैं जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लिहाज से इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सिर्फ सर्कुलर डायनेमिक्स में यूज़ की जाती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था तो उस वक्त हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशन भी हमने देखी थी। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं मज़ीद। जब लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये डायग्राम के अंदर। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट मैस एम इस तरह से सर्कल के अंदर रेडियस आर के साथ इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है जी, तो ये मैस एम है और ये इसका रेडियस आर है। ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा बना रहा है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है। जाहिर है, अब ये अज्यूम करें कि ये लोहे का रॉड है जिसको हमने इस एक्सिस के साथ अटैच किया हुआ है। तो जैसे ही हम इस मैच के ऊपर फोर्स लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देगा। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन है। तो इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए टी, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, तो अब हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा। तो एफ की जगह पे इसकी एफ इज इक्वल एम ए, तो इससे एक्सेलरेशन की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें आर अल्फा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एम आर अल्फा। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को लेफ्ट और राइट हैंड साइड से आर से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर भी आर से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से भी आर से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी इक्वल हो जाएगी, आर अल्फा। जब राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी इक्वल हो जाएगी, एम आर स्क्वायर अल्फा। अब ये जो क्वांटिटी है एम आर स्क्वायर, इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, तो एक लीनियरली मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए हम सिर्फ जो वर्ड यूज़ करते हैं वो उसका मैस है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो उस वक्त हम जो चीज़ यूज़ करते हैं, जो वर्ड जो यूज़ करते हैं, टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और वो एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है जी, विच इज़ द रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि लीनियरली जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है जिसके अंदर हम सारे के सारे न्यूटन लॉज को स्टडी करते हैं, उसके अंदर तो एक ऑब्जेक्ट जो है अगर लीनियरली मूव कर रहा हो तो उसके लिए हम फोर्स वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर डायनामिक्स में मूव कर रहा हो, मूव करता है, तो उस पर जो फोर्स की जो टेक्निकल जो उस पर जो फोर्स लगती है उसको हम टार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे इस फिक्रे का मतलब है विच इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, यहाँ पे जो एफ है जो फोर्स उसको हम टॉर्क से रिप्लेस करते हैं।
ए बाय एक्सेलरेशन एंड एम बाय एम आर स्क्वेयर। ठीक है, ये फिक्रा, ये जो सेंटेंस है ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखिए उसने लिखा हुआ है जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो एम को हम एम आर स्क्वेयर से रिप्लेस करते हैं, ए को अल्फा से रिप्लेस करते हैं और एफ को टा टा से रिप्लेस करते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका थोड़ा सा आइडिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आगे है फर्दर हमने इसकी डेरिवेशन जो थी कल कंप्लीट आपने देखी थी लेक्चर के अंदर। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट बन के आता है जिसमें टाई इज इक्वल टू आई अल्फा, और फाइनल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी इक्वेशन क्या बनती है, आई इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एम आर स्क्वायर। मतलब ये इसकी फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन है। अच्छा, इसके बाद एंगुलर मोमेंटम का थोड़ा सा देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास ऑब्जेक्ट जब कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अंदर की लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, जिसको हम P इज इक्वल टू एम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो उसके अंदर भी एक मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा और उस मोमेंटम को हम स्टडी करते हैं इन फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा इसकी जो ये मेन इक्वेशन L इज इक्वल टू आर क्रॉस बी। ठीक है जी, अब R जो है इसको हम इस तरह से, अगर हम इसको स्केलर, ये जो वेक्टर फॉर्म इसको स्केलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। ठीक है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आर पी साइन थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम आर वी साइन थीटा, क्योंकि जो P है ये लीनियर मोमेंटम है और ये किसके इक्वल होगा, एम वी। तो इस सारी टर्म को अगर हम P की वैल्यू पुट करें एम वी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है आर एम वी साइन थीटा। अच्छा, इसमें जो एंगल थीटा है ये किस किस के दरमियान है, ये आर और वी के दरमियान है। ठीक है जी, एंगल थीटा इज बिटवीन आर एंड वी। द डायरेक्शन ऑफ एल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन formed by r and p and its sense is given by the right hand rule of vector product SI unit of angular momentum is kilogram meter square per second or joule second। ठीक है, तो इस एंगुलर मोमेंटम की मैक्सिमम, अच्छा ये जो एंगल हमें गिवन होता है इस एंगल की मदद से हम फाइंड करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब होगी। अच्छा, अब देखिएगा कि अगर आर और वी दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उस वक्त एंगुलर मोमेंटम की क्या वैल्यू होगी, एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। जीरो इसलिए होगा जब आर और वी दोनों एक ही डायरेक्शन में तो एंगल थीटा जीरो होगा। थीटा की जगह पे जीरो पुट करें, इसकी साइन जीरो जीरो के इक्वल होगा, तो ये सारा आंसर जीरो आ जाएगा। और मैक्सिमम आंसर कब होगा, जब थीटा और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जब परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या पुट करते हैं, 90 डिग्री, और साइन 91 के इक्वल होगा। 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर मैक्सिमम आएगा, एल इज इक्वल टू एम आर वी। ठीक है, अच्छा इसके बाद है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन आ जाएगी, एल इज इक्वल टू एम आर वी। अच्छा, इसी इक्वेशन को हमने आगे जिसकी इसके अंदर जो वेलोसिटी है उसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना है। जो एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन है वो किसकी इक्वल होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे वैल्यूज की पुट कर दें, ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन क्या बता रही है कि जो एंगुलर मोमेंटम है किस पर डिपेंड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ठीक है, ये जो वर्ड है या एम आर स्क्वेयर, जो ये पार्ट है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल था, बाकी ये ओमेगा एज ये से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इसको लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में तो ये हमारे पास रिजल्ट बनता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एल और आई ओमेगा ये दोनों जो हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन की फॉर्म में देखें तो आपको रिजल्ट किस तरह से इसको मिलेगा, इंटरप्रेट किस तरह से कर सकते हैं। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई किसके इक्वल है, एम आर स्क्वेयर के। ठीक है जी, आई एम आर स्क्वेयर के इक्वल है। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एल जो है जो एंगुलर मोमेंटम है इसको अगर आपने कांस्टेंट रखना है तो ये जो दो चीज़ें हैं ये आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। इंटरचेंज होने का मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अगर कम होगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, या एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, ये दो चीज़ें जो हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ये कम और ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्ट है एंगुलर मोमेंटम का वो कांस्टेंट रहता है।
अच्छा, इस चीज़ जो अभी मैंने बात की है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों चीज़ें जो है वो कम और ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस बहुत ज़्यादा है, अगर उसका रेडियस बहुत ज़्यादा होगा तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली ज़्यादा होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। जब रेडियस बड़ा होगा तो एम आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ी आएगी, लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी स्पीड कम होगी उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, वो कम स्पीड से रोटेट करेगा। तो इस तरह से जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम की कोई एक वैल्यू आ जाएगी, कोई एक आंसर आएगा। अच्छा, दूसरा सिनेरियो आप ये कंसिडर करें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस बड़ा कम है। रेडियस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो तो अब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आपके पास एक आंसर आएगा, तो दोनों आंसर सेम होंगे। इस जो मैंने सेंटेंस का मतलब ये है। ठीक है जी, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों ही अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, या कोई एक न्यूमेरिकल दिया होता है छोटा सा और उस न्यूमेरिकल को आपने अटेम्प्ट करके बताना है कि रिलेशन क्या बनता है। अब न्यूमेरिकल इस तरह से आ सकता है कि जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है कि दो सिचुएशंस आपको दी जा सकती हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस कम है और एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस ज़्यादा है, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। ज़ाहिर बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा उसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा जिसका रेडियस ज़्यादा है। ठीक है, तो बड़ा जो ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, और जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है जी, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जी, यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये डायग्राम देख सकते हैं कि डायग्राम ए में एक शख्स स्पिन एक्सिस के अराउंड इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, कि जिस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्पिन के, जिस तरह इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन एक्सिस के अराउंड भी घूमता है और ऑर्बिटल मोशन में भी घूमता है। हम अर्थ की एग्जांपल भी ले सकते हैं। हमारी ज़मीन का भी दो तरह का एंगुलर मोमेंटम है, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। जो फिगर ए है इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की एग्जांपल है, और डायग्राम बी के अंदर जो ऑब्जेक्ट इस तरह से जो पर्सन रोटेट कर रहा है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की एग्जांपल है। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ऑर्बिट के अराउंड रोटेट करता है। ठीक है, जिस तरह जमीन सूरज के गिर्द घूमती है उसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, और अपने एक्सिस के गिर्द जब जमीन घूमती है तो उसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। अच्छा, इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है फिजिक्स के अंदर। हमारी दो से तीन चीज़ें जो हैं वो फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये दो से तीन चीज़ें फिजिक्स के अंदर लाजमी तौर पर कांस्टेंट रहनी चाहिए जब जब भी आप किसी भी सिनारियो को स्टडी करते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ वायोलेट करती है तो इट मीन्स के फिजिक्स के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि उनको वायोलेट जो है वो वायोलेट कर रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसमें ये हम स्टडी करेंगे कि इसमें हम ये ओवरव्यू देखेंगे जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अच्छा, ये टॉपिक आपने वैसे स्टडी कर लिया हुआ है, तो इसको सिर्फ मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करूंगा। टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा? जितनी भी ऑब्जेक्ट्स रोटेट कर रही हैं उनको उनके एंगुलर मोमेंटम को आप ऐड कर दें तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अच्छा, ये जो इक्वेशन है एज द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सो अच्छा इसी इक्वेशन की हम इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी करते हैं कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है जी, अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि दो हम सिनेरियो कंसिडर करेंगे कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 को इक्वल है। अब अगर जो पहली सिचुएशन है, पहला जो केस है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी I1 और ओमेगा 1 है, अगर हम इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर डायनेमिक्स में या मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, उसका अगर तो उसका रेडियस बड़ा है। ठीक है, आप ये समझ लें कि एक पत्थर है जिसको रस्सी से बांधकर आप सर्कल के अंदर, दायरे के अंदर घुमा रहे हैं। तो एक
कंडीशन ये है कि आपने उसका रेडियस जो है वो बड़ा किया हुआ है, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपने उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, लेकिन उसका रेडियस आपने छोटा कर देना है। तो फिर आपके पास रिजल्ट्स क्या आएंगे? जो बड़ा रेडियस होगा जिस ऑब्जेक्ट का, जिसको आप सर्कल से बांध के घुमा रहे हैं, वो आहिस्ता से रोटेट करेगा, ठीक है। लेकिन जो छोटा रेडियस वाला ऑब्जेक्ट है जिसको आप जो रस्सी से बांधकर सर्कल में घुमा रहे हैं, उसको परफॉर्म करवाने के लिए, मोशन परफॉर्म करवाने के लिए आपको अपनी एंगुलर वेलोसिटी को ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस। अब इनकी फिजिक्स क्या है? अगर हम पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांधा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट को हम सर्कल के अंदर घुमा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, अगर तो उसका रेडियस ज़्यादा है तो जाहिर बात है उसकी वेलोसिटी कम हम रखेंगे, ठीक है। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का एक आंसर आएगा जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। अच्छा, इसी तरह हम दूसरे सिचुएशन को कंसिडर करते हैं I2 ω2। अब इसमें क्या होगा कि इसमें उसका रेडियस तो कम होगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उसका कम है, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो अब भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। तो इसके अब इस यहाँ से हम देख सकते हैं जो पहली केस में एक्सपेरिमेंट में एंगुलर मोमेंटम था और जो दूसरे केस में एंगुलर मोमेंटम था, उन दोनों की वैल्यू क्या सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है एंगुलर मोमेंटम का थोड़ा सा आइडिया। अच्छा, इसके बाद हम ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो अच्छा जितने भी जो फार्मूले हैं वो इस टॉपिक के अंदर वो सारे के सारे हम सर्कुलर डायनेमिक्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो लीनियरली मूव कर रहा है तो उसके लिए फोर्स को अब हम F इज इक्वल टू एम ए से, मतलब सिंपल इक्वेशन F इज इक्वल टू एम ए है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो 1/2 mv² है, पोटेंशियल एनर्जी mgh की इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं सर्कुलर डायनेमिक्स के अंदर, तो उनकी हम सारी चीज़ें हम उसी सिनारियो के अंदर कंसिडर करेंगे, ठीक है। कि वो ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, या उस पर जो फोर्स एक्ट करेगी हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब काइनेटिक एनर्जी को हम स्टडी करते हैं। तो आप ये अज्यूम करें कि ये आपके पास कोई भी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, सॉलिड सफेयर, ठीक है जी। तो ये इसका छोटा सा पैच एक आपने कंसिडर करना है जिसको उसने एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मैस एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका यहाँ से लेके, मतलब ये सरफेस के ऊपर मैस है, अच्छा, यहाँ से लेके रेडियस तक, इसके एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो आर बनता है, जिसको हमने रेडियस कहा हुआ है। अब इसी को अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाऊँ, तो मेरे पास इसकी जो एनर्जी होगी सारे के सारे ऑब्जेक्ट की, वो किसकी इक्वल होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, तो इसलिए मतलब अपने स्पिन एक्सिस के अराउंड ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसकी जो एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरह से आगे फर्दर लेके चलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ से देख लेते हैं जी। If a body is spinning about an axis with constant angular velocity omega, each point of the body is moving in circular path and therefore has some kinetic energy. To determine the total kinetic energy of a spinning body, if we imagine it to be composed of tiny pieces of mass m1, m2, and up to so on. If a piece of mass m is at a distance r from axis of rotation, अच्छा ठीक है जी, उसमें उसने ये कहा हुआ है कि जितने भी इस एक्सिस के अराउंड, मतलब ये हमने कोई भी एक पैच यहाँ पे कंसिडर कर लिए, साथ एक और पैच कंसिडर कर लें, साथ एक और कंसिडर कर लें, तो इस जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी एक आप लाइन चूज कर लें इस तरह से एक्सिस के अराउंड। अब उसमें उस लाइन के अराउंड जितने भी मैसेज आ रहे हैं सबको छोटे छोटे मैसेज से इस तरह से डिवाइड करते हैं। एक मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, कि यहाँ पे आ जाएगा, एक मैसेज यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। उस इस सारे ऑब्जेक्ट को, मतलब जो इसका जो मैस है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको डिवाइड करना है छोटे छोटे पैचेस में। अच्छा, उस वक्त हर पैच जो होगा वो एक जैसी कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। मतलब जब आप इसको स्पिन करवा रहे हैं तो हर एक जो मैस है वो एक जैसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू, किसकी इक्वल होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो लीनियरली ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी की क्या इक्वेशन होती है, 1/2 mv²। यहाँ पे हम जो वेलोसिटी है हम
जो रोटेशनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक जो मास m का जो छोटा पैच है वो वेलोसिटी v से रोटेट कर, और वो कौन सी वेलोसिटी है, वो एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, 1/2 m अच्छा v की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है r ओमेगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 m r² ओमेगा। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये कौन सी वैल्यू आई है, सिर्फ एक पैच के लिए वैल्यू आई है कि ये सिर्फ जो एक पैच है ना इसके लिए काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू होगी। इसी तरह जो उसके साथ जो मैस m2 का पैच है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 m r² ओमेगा 2। इसी तरह यहाँ पे जितने भी मैसेस हैं उन सब की वैल्यू आप उन सब की काइनेटिक एनर्जी निकालें तो ये तो सिर्फ एक जनरल टर्म है आर आई। तो इसकी जगह पे 1 2 3 वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास हर एक पैच की काइनेटिक एनर्जी आती जाएगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि जितने भी पैचेस हैं उन हर एक के लिए आपने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, उन सबको आपने जमा करना है तो आपके पास टोटल जो ओवरऑल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल है, 1/2 m r² ओमेगा² प्लस m2 r2 r2² ओमेगा 2 प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरह चलती जाएगी। कहाँ तक ये समेशन जाएगी, ये n ऑब्जेक्ट तक जाएगी। अच्छा, इसमें से आप ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लें, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, 1/2 m1 r1² प्लस m2 r2², इसी तरह m3 r3² प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी, तो इसको अगर आप सारे को जमा करें तो आपके पास इस सारा जो आंसर बनेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। ठीक है, ये किसकी इक्वल है, m1 r1² किसकी इक्वल है, मतलब mr² सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है ना, तो m1 r1² किसकी इक्वल हो गया, I1 के। m2 r2² किसके इक्वल हो गया, I2 के। इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इसका ये मतलब है इस इक्वेशन का, जो ये वाली इक्वेशन इसका ये मीनिंग बनता है, जो ये वाला अगर हमने ये फर्स्ट पैच कंसीडर किया हुआ तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा, जो सेकंड पैच है इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, थर्ड पैच के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है। तो इसी तरह जितने भी पैचेस हैं उन सब के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस तरह इस समेशन के अंदर लिखा हुआ है। तो सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जमा करेंगे तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल किसका बनेगा, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। ठीक है, इस चीज़ का आइडिया हो रहा, कंसेप्ट समझ आ रहे इस चीज़ का, कि यहाँ पे जो पैच है, यहाँ पे जो हमने छोटा सा पैच लिया हुआ कंसिडर किया हुआ है मैस m, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं mr²। जो इसके साथ वाला जो पैच है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इक्वल होगा, जो इसके साथ वाला पैच है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3r3² के इक्वल होगा। इसी तरह जितने भी पैचेस हैं उन हर एक का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब अगर आप सारे की सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करें तो आपके पास ओवरऑल किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इस स्पिनिंग बॉडी का। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह फुटबॉल के पीसेस होते हैं कि एक एक पीस को, वैसे तो अगर आप फुटबॉल को देखें कि फुटबॉल को अगर आप दरमियान से काटें उसके सारे पीसेस को अलग अलग आप इस तरह से टेबल पे रख दें। ठीक है, तो आप दोबारा से क्या कर सकते हैं कि उन्हीं पीसेस को जोड़ के, मतलब आप ये देखें कि जितने भी फुटबॉल के पीसेस हैं उन सब का एरिया कैलकुलेट करें तो वो एरिया किसके इक्वल होगा, जब दोबारा पीसेस को जोड़ेंगे तो फुटबॉल के एरिया के इक्वल आएगा। ठीक है, जितना फुटबॉल का एरिया है उतना ही उन सारी जितने भी पीसेज हैं उनके एरियाज को जमा करें तो आपके पास ओवरऑल आंसर किसके इक्वल आएगा, फुटबॉल के एरिया के इक्वल आएगा। तो इसी तरह जितने भी छोटे छोटे जो पैच हैं, ये एक मैस ये एक साथ वाला ये है, साथ मैस का ये पैच है, साथ ये पैच है, तो हर एक का अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अब हर एक के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐड करेंगे तो ओवरऑल आंसर आपके पास किसका आएगा, इस सारे का सारे इस सारी स्पिनिंग बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। तो उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास फाइनली क्वेश्चन क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी इक्वल हो जाएगी 1/2 I ओमेगा²। ठीक है जी, तो ये है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1/2 I ओमेगा²। तो हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 I ओमेगा²। लेकिन हम वैसे काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन यूज करते हैं, 1/2 काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, 1/2 mv²। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब लीनियरली मूव करता है तो उसके लिए हम ये क्वेश्चन यूज करते हैं 1/2 mv²। लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव करता है तो उसकी एनर्जी को हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और
उसकी इक्वेशन क्या है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास रोटेशनल कैनेटिक और एनर्जी वाला थोड़ा सा टॉपिक था, क्योंकि आज स्टूडेंट्स जो हैं वो कम थे काफ़ी, तो इसलिए मैंने ये ही समझा मुनासिब कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं, और आगे हम सिर्फ थोड़ा सा ये वाला स्टडी करें, रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी। तो इसमें इसको आज हमने जो नई चीज़ पढ़ी वो सिर्फ यही है, रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी। बाकी आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ था, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये सिर्फ हमने थोड़ा सा इसको रिकॉल किया, बाकी जो आज पढ़ा है वो सिर्फ ये वाला टॉपिक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चलें ठीक है जी स्टूडेंट्स, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।